field due to a current carrying solenoid। एक सोलिनॉइड की हमने बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। अब सोलिनॉइड सबसे पहले होता क्या है बेटा? सोलिनॉइड जो है ये एक लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर है, जिसको जब आप बैटरी के साथ अटैच करते हो तो उसमें करंट फ्लो करता है और करंट की वजह से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है, इसमें करंट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में फ्लो कर रहा है। एक हमारे पास बैटरी है जिसको हमने इस कॉइल के साथ अटैच किया हुआ है। अब जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर आपने करंट की जो डायरेक्शंस हैं वो नोट करनी। करंट जो है वो ये जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। करंट इसी तरह से फ्लो होता हुआ दूसरी तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। इसी तरह से दोबारा वापस आएगा और ये गोलाई में गोल गोल करंट जो है वो घूमता हुआ जो है वो पास कर रहा है अगेन फिर। तो इस तरह से यहाँ पर गोलाई में करंट जो है वो फ्लो करेगा और इस करंट के फ्लो की वजह से हम क्या नोट करेंगे कि इसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। ठीक है भाई, कि जब इसमें से करंट पास करता है तो ये बिहेव करना शुरू कर देता है एक बार मैग्नेट की तरह। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट का साउथ पोल। अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो इसके राउंड में, तो ये आपको यहाँ पर सर्कुलर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जाती हुई नजर आ रही होगी। बिल्कुल इसके पैरेलल अगर आप जो है वो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करो। अब ये हमारे पास एक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलिनॉइड है और इसमें से करंट पास कर रहा है और इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तकरीबन सेम है। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में भी यहाँ पर आपको कर्व नजर आ रहे हैं। इसी तरह से बार मैग्नेटिक फील्ड भी जो है बार मैग्नेट की, उसमें भी हमारे पास जो है वो सराउंडिंग में आपको कर्व नजर आ रहे हैं और इसी तरह से दोनों इतराफ में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फैली हुई है। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटीरियर में सोलिनॉइड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म भी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलिनॉइड के इंटीरियर में पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, जबकि बाहर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के वो वीक हो जाती है। अगर आप ऊपर वाली डायग्राम देखते हैं तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, जबकि इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग है। अब भाई इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे एम्पेयर सर्किट लॉ। अब एम्पेयर्स लॉ क्या है भाई हमारे पास कि अगर आप B डॉट L को अपने क्लोज लूप के अराउंड सम अप करो तो वो हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट आई के। हम इसके लिए करते क्या है, हम सपोज करते हैं एक एम्पेरियन लूप जो कि क्लोज होना चाहिए और उस लूप को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पैचेस में और हर पैच के लिए हर एलिमेंट के लिए हम B डॉट डेल्टा L कैलकुलेट करेंगे। B डेल्टा L इंटू कॉस थीटा को यूज करते हुए फिर हम उसको एड अप कर देंगे तो हमारे पास जो वो जो टोटल B डॉट डेल्टा L का सम है वो हमारे पास बराबर होता है भाई म्यू नॉट आई के। तो आगे चलते हैं, अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा भाई, अब हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हैं
और सोलिनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सोलिनाइड है, एक साइड उसकी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, दूसरी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। करंट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करता है। तो यहाँ पे ये क्रॉस और डॉट की फॉर्म में जो है वो आपको नजर आ रहा है। ये हमने इन जनरल क्या किया है, उसकी स्लाइस जो है हमने सेंटर से काट ली है। हमने सोलिनाइड को सेंटर से इस तरह से कट किया है कि आप उसके अपर और लोअर रीजन को देख सकते हो। अब करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है कि नीचे से डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट आपकी तरफ आ रहा है और वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से सर्कल के अंदर ये करंट फ्लो करेगा सर्कुलर फॉर्म में। नीचे से निकल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से निकल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसकी सराउंडिंग में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। सेंटर में, इंटीरियर में ये फील्ड स्ट्रांग है, बाहर जो है ये फील्ड जो है ये वीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा। अब हमने इस फील्ड को कैलकुलेट करना, तो हम इसका ये जो सेंट्रल रीजन है सोलिनाइड का, इसे ले लेते हैं और सपोज करते हैं कि जी हमारे पास एक क्लोज एम्पेरियन लूप है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ए बी सी डी और ए। ये क्लोज एम्पेरियन लूप को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रखा इस तरह से है कि इसका हाफ रीजन जो है सोलिनाइड के सेंटर में है और हाफ जो है ये सोलिनाइड से बाहर है, ताकि इंटीरियर और एक्सटीरियर टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाए। अब भाई ये जो एम्पेरियन लूप है, अगर हम इसके पैचेस बनाएं तो हम 4 पैचेस जो है वो बना सकते हैं। 4 पैचेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? L1 है, L2 है, L3 है और L4 है। तो अब हमारा जो एम्पेयर्स लॉ है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, समेशन R इज इक्वल टू 1 अप टू 4। R स्टार्ट करेगा भाई 1 से और 4 तक जाएगा, क्योंकि 4 पैचेस हैं और सबके लिए हम B डॉट L कैलकुलेट करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज के। म्यू नॉट यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये बेटा एक मैग्नेटिक कांस्टेंट है, जैसे कि हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था जिसको हमने इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहा था, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम के इफेक्ट्स डिफाइन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इसी तरह से ये जो म्यू नॉट है ये मीडियम के इफेक्ट्स बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसकी वैल्यू जो है वो 4.10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर होती है। नेक्स्ट भाई, अब हमने समीशन को ओपन करके लिख लेना है। तो B डॉट एल जो है वो अब हमारे पास 4 तक होंगे, तो B डॉट L1, B डॉट L2 के लिए, फिर 3 के लिए और 4th साइड के लिए जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। इनको जमा करके हमने म्यू नॉट करंट जो टोटल फ्लो कर रहा है लूप में से वो हम लिख रहे हैं। बेटा यहाँ पर आई नहीं लिखा गया करंट इनक्लोज के लिए, उसकी वजह ये है कि हमने टोटल वो करंट निकालना है जो इस लूप में से पास कर रहा है, उसे हम आगे जाके देखते हैं। अब भाई हर एक B डॉट एल डेल्टा एल को हम ओपन कर रहे हैं, तो भाई L1 के लिए हम कैसे लिखेंगे भाई, L1 B। अब L1 और B जो है अगर आप नोट करो तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। L1 की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है भाई, वो है जी A से B की तरफ। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोट डाउन करो तो भाई वो भी A से B की तरफ है। तो L1 और B जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से cos थीटा जो है, थीटा यहां पर 0 होगा तो cos 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप L2 के लिए लिखो तो L2 और जो B है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। L2 जो है वो B से C की तरफ है, तो B और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है, थीटा 90 होगा तो cos 90 आ जाएगा। नेक्स्ट, L3 जो है वो सोलिनॉइड से बाहर है। तो बाहर का मतलब क्या है भाई, कि बाहर तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो देन हमारे पास जो है वो यहां पर 0 आ जाएगा भाई। और 4th
साइड के लिए अगेन अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है और जो हमारे पास L4 है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो L4B cos 90 डिग्री आ जाएगा। और ये सब किसके इक्वल है? म्यू नॉट करंट इनक्लोज के। अब भाई अगर आप गौर करें तो L2B cos 90 जीरो होता है, ये वैनिश कर जाएगा। L4B cos 90 ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा भाई? L1B रह जाएगा। cos 0 1 होगा, cos 90 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई? L1B इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। अब हम करंट इनक्लोज निकालते हैं। उसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारा सोलिनॉइड था कि उसकी जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ जो, वो L के इक्वल है, और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल N है। तो हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं स्मॉल n, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई n जो है स्मॉल n वो इक्वल है n बटा L के, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं अपने सोलिनॉइड के लिए। तो यहां से नंबर ऑफ टर्न्स किसकी इक्वल होंगी? नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारे पास इक्वल होंगी कैपिटल N इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई हैं। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फिर हम अपने एम्पेरियल लूप की नंबर ऑफ टर्न्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब नंबर ऑफ टर्न्स को हमने कैसे डिफाइन किया है? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। लेकिन अगर आपने एम्पेरियल लूप के लिए नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है तो वो किसकी इक्वल होगी? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ एम्पेरियल लूप। और एम्पेरियल लूप की लेंथ कितनी है? L1। यानी कि एम्पेरियल लूप के लिए हमारे पास जो कैपिटल L है वो बराबर किसके है भाई? सिर्फ उस लूप के लिए वो L1 के बराबर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिख ली। अब अगर एक लूप में से गुजरने वाला जो करंट है वो अगर I के बराबर हो, एक लूप में से, अब यहां पर कितने लूप्स हैं? नंबर ऑफ लूप्स हैं यहां पर, और एक लूप में से जो करंट पास कर रहा है वो कितना है? वो I है, क्योंकि ये I सेम I इसमें से पास करता हुआ फिर दूसरे में से गुजरेगा, फिर तीसरे में से, यानी कि जो I करंट जा रहा है यहाँ पे सोलिनॉइड में से, वो फर्स्ट लूप में से भी पास कर रहा है, फिर सेकंड में से भी, फिर थर्ड में से भी। तो हर लूप में से जो करंट पास कर रहा है वो I है। तो अगर एक जो लूप है उसमें से जो करंट पास करने वाला है वो I है, अगर नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास NLI हो तो टोटल करंट कितना पास करेगा? तो टोटल करंट जो हमारे लूप्स में से पास करेगा वो बराबर होगा भाई NLI के, नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लाई बाय करंट। एक लूप में I करंट है तो NL1 जो है उसमें कितना करंट होगा? उसमें हमारे पास करंट होगा भाई NLI। अब अगर आप इस NLI की वैल्यू को यूज करते हैं करंट इनक्लोज इन अ सर्किट में, तो हम भाई मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब भाई हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की करंट इनक्लोज की तो L1 जो है वो L1 से कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये है जी भाई मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की, जो कि सोलिनॉइड के इंटीरियर में एग्जिस्ट करती है। यहां पर जो N है वो हमारे पास इक्वल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को फिर डिफाइन कर सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NL इंटू आई। म्यू नॉट जो है ये एक अदद हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। N जो है ये किसी भी सोलिनॉइड की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी सोलिनॉइड के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी सोलिनॉइड के ज्यादा होंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। इसके अलावा लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। जितनी ज्यादा सोलिनॉइड की लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कमजोर होती चली जाती है,
और जितनी किसी सोलिनॉइड की लेंथ जो है वो कम होगी, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर सबसे जो अहम ताल्लुक है वो ताल्लुक है भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट का। और वो क्या है भाई कि जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। कि अगर सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो लाजमी तौर पर सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी भाई क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो होगी। अब एक सोलिनॉइड की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एक खास डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस डायरेक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से। अब राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है भाई? ये आपको नजर आ रहा है, ये सोलिनॉइड हमारा, कि आपने इस तरह से सोलिनॉइड को ग्रिप करना है। जब आप इसे इस तरह से पकड़ते हो तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो अगर आपके करंट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रही हैं, तो जो स्ट्रेच्ड थंब है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम नोट कर सकते हैं कि थंब की तरफ जो है वो हम हमेशा क्या ऑब्जर्व करते हैं, सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल है, और ऑपोजिट साइड पर हमारे पास सोलिनॉइड का साउथ पोल है। ठीक है जी, ये एक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन अगर आपने किसी सिंगल कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो उस करंट को जाहिर करेगा जो उस कॉइल में से पास कर रहा है, और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी एक सिंगल कॉइल के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है असल में वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपने याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और जाती किस तरफ को है, साउथ पोल की तरफ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ की तरफ जो है वो ट्रेवल करती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं।